जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्र हित में शिक्षा बहुत जरूरी। आइए इसी श्रृंखला में कुछ एवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है रेगिस्तान। मुख्य रेगिस्तान जिसमें गर्म और ठंडे रेगिस्तान आते हैं। सामान्यतः इस प्रकार समझा जा सकता है, जो हमारा गर्म रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रेगिस्तान जो सहारा रेगिस्तान है, और ठंडा जो है वो लद्दाख भारत का है। यदि इसकी बात की जाए तो यह 11 देशों से जुड़ा हुआ है। इसकी सीमा लगती है 11 देशों से, सीमा लगती है, सीमा लगती है। ये सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है। अब परिचय क्या है रेगिस्तान का? रेगिस्तान का अर्थ, यदि हम रेगिस्तान की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। तो पहला मानते हैं गर्म रेगिस्तान, इसको पढ़ते हैं। यहां पर क्या है, अत्यधिक गर्मी, हद से ज्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत कम या नाम मात्र की वर्षा नहीं होगी। अत्यधिक गर्मी बहुत होगी और बहुत कम वर्षा, नाम मात्र की, और ना भी हो, कोई फिक्स नहीं कि वर्षा ही होगी, वर्षा होगी भी। अब ठंडा रेगिस्तान, अत्यधिक ठंड, बहुत ज्यादा, लगभग -40 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ये इसका तापमान होता है। बहुत कम वर्षा, बहुत कम। इसका जो तापमान है, तापमान -40 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है लगभग। गर्म रेगिस्तान अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा। ठंडा रेगिस्तान अत्यधिक ठंडी, कम वर्षा। मतलब गर्म रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ठंडे रेगिस्तान में ठंड बहुत पड़ेगी। चलिए अब हम गर्म रेगिस्तान मतलब सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी स्थिति क्या है? स्थान उत्तरी अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप में है, सीधी सी बात, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इसकी स्थिति जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है? लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर कह सकते हो। 8,54,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब ये कह सकते हैं लगभग भारत का 1/4 क्षेत्रफल, 1/4 भारत का। अब यहाँ की जलवायु कैसी है भाई, ये देखते हैं। जलवायु दिन में लगभग 50 डिग्री तक और रात में ठंडी। लो भाई, दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी। रेगिस्तान की एक पहचान नहीं है कि दिन में अत्यधिक गर्मी होगी और रात में ठंडक पड़ेगी, क्योंकि बालू जो है बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। इसलिए दिन में सूर्य की किरणों से अत्यधिक गर्म हो जाती है और रात में जब सूर्यास्त होता है तो वो बालू जो है, रेत जो ठंडी होती है, तो ठंडक भी महसूस होती है। अगला, वनस्पतियां यहाँ पर कैसी होती हैं? यदि रेगिस्तानी इलाका है, सूखा इलाका है, बंजर इलाका है, तो वहाँ पर कटीले पेड़ या झाड़ियाँ, इसी प्रकार के पादप उत्पन्न होंगे। वहाँ पर यदि आप कल्पना करें या सोचें या कोशिश करें कि आम, नीम ऐसे पौधे लगा दें, केला, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना, खजूर, कांटेदार झाड़ियाँ जैसे हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। खजूर ये रेगिस्तान में उग सकता है, पल सकता है, वहाँ की गर्मी को सहन कर सकता है। और कांटेदार झाड़ी। चलिए जीव जंतु,
मुख्यतः क्या, लोमड़ी, ऊंट, सांप, छिपकली, 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 लकड़बग्घा आदि। आदि। जीवन कैसा है? घुमंतु जनजातियां, खाना बदोश कह सकते हैं। घुमंतु मतलब आज एक स्थान पे, कल दूसरे स्थान पे, किसी दिन किसी और स्थान पे, किसी दिन किसी और स्थान पे। ये घुमंतु जनजातियां होती, घूमने वाली सामान्यतः। इनके घर कैसे होते? तंबू के घर, आसानी से लगा लो और कहीं चलना है भाई, उखाड़ा कंधे पर रखा, चल दिए। ठीक है, घुमंतु जनजातियां, तंबू के घर, ऊंट पर आवागमन। ऊंट पर आवागमन क्योंकि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो बहुत कम ही पानी पीता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यदि सवाल आ जाए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, वह मरुस्थल में आसानी से चल सकता है, उसके पैर धंसते नहीं है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट मरुस्थल में आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और दूसरी उसकी खासियत है, ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए आराम से सामान्य जीवन जी सकता है। कोई संशय अपने ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है ऊंट का रेगिस्तान का जहाज, आपको तुरंत उत्तर होना चाहिए ऊंट। जी, ऊंट। ऐसा कौन सा प्राणी है जो हफ्तों तक, सप्ताहों तक बगैर पानी पिए रह सकता है? आपको जवाब होना चाहिए जी, ऊंट, बगैर किसी संशय के। तो यहां का जीवन क्या है? घुमंतु जनजातियां, तंबू के घर जो आसानी से जिनको लगाया और उखाड़ा जा सके, ऊंट पर आवागमन। क्योंकि आप सोचे पैदल जाएंगे, इतनी गर्म रेत होती है, फिर तो हो गया काम। तो ऊंट पर आवागमन। अगला पढ़ते हैं, लद्दाख, मतलब भारत की बात कर रहे हैं भाई। ये कहां स्थिति है? भारत में। इसकी स्थिति कहां है? भारत में जी। प्रश्न आ जाए, लद्दाख कहां स्थित है? यह भारत का हिस्सा है। अच्छा, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपको उत्तर चाहिए लद्दाख को कहते हैं जी। पक्की बात है, इसको बर्फ का रेगिस्तान भी कह सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। चलिए, इसका स्थान क्या है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसका कुछ हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में आता है और कुछ लद्दाख में आता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? 3000 मीटर से लगभग 8000 मीटर तक। इसे ऐसे भी कह सकते हैं 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जो है सामान्यतः 3 किलोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई से लिया जाता है। 3 से 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जलवायु कैसी है? चलो भैया देखते हैं। जलवायु बहुत ही ठंडा, -40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस माइनस। जैसे आपकी राजधानी दिल्ली है देश की, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर 30, 32, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन लद्दाख में -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो तापमान है, इसी में आवागमन करता है। चलिए, वनस्पतियां, यहाँ पर वनस्पतियां क्या क्या होती हैं? झाड़ियाँ, बबूल, बेर, ऐसे मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, काई, झाड़, झाखड़। झाड़ झाखड़ मतलब जो
कांटेदार झाड़ियाँ होती है, झाड़ झाकड़ कह सकते हैं, झाड़ झाकड़। अच्छा, अब जीव जंतु, यहाँ पर किस प्रकार के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। याक, भेड़, तिब्बती गधा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर घने, ये जो भेड़, याक और ये तिब्बती गधा है, ये घने बालों वाले जानवर हैं, घने बालों वाले, घने बालों वाले। ये जो जानवर हैं घने बालों वाले हैं, और ठंडक में वही जानवर जीवन यापन कर सकते जिनके बाल बड़े और घने हों। ये विशेषता इन तीनों प्रजाति के जानवरों में पाई जाती है। चौथा है, अगला है जीवन। पत्थर व लकड़ी के घर, मोटे ऊन के कपड़े। ठीक है भाई, अगर यहाँ रहना है तो आपको पत्थर व लकड़ी के घर मिलेंगे देखने को, और मोटे ऊनी कपड़े। भाई ठंडी बहुत होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको कपड़ों की गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ना कि कपड़ों की गर्म जो अत्यधिक गर्म, और इसीलिए मोटे ऊनी कपड़ों का, मोटे ऊनी कपड़े शब्द का चयन किया गया है जो अत्यधिक गर्म हो। घर कैसे मिलेंगे? पत्थर के घर मिलेंगे और लकड़ी के। अगर यहाँ धर्म की बात कर लें, धर्म, संभवतः मुस्लिम, मुस्लिम और बौद्ध, बौद्ध। बौद्ध ये मुख्य धर्म यहां पर आपको मिलेंगे, धर्म मुस्लिम और बौद्ध। आपकी जानकारी के लिए चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुलना की गई है, गर्म और ठंडे कह सकते हो रेगिस्तान की, शहर और लद्दाख, इंडिया और अफ्रीका ये कह सकते हो। पहलू क्या है? पहलू चलो जलवायु है, पहला है जलवायु। सहारा में गर्म और शुष्क, गर्मी और सूखी जलवायु। लद्दाख में क्या है? ठंडी और शुष्क, यहाँ गर्मी पड़ेगी लद्दाख में, सहारा में, और लद्दाख में ठंडी पड़ेगी भाई। ठीक है, अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक। एनसीईआरटी में मैंने कहीं पढ़ा 1922 में संभवतः 57 डिग्री सेल्सियस, 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस। चल जा भाई, सत्तावन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और जो ये लद्दाख में -40 से -20 डिग्री सेल्सियस, जी काफ़ी फर्क है दोनों में, एक ठंडा एक गर्म में। ठीक है, जीवन, ऊंट और तंबू, खानाबदोश जनजातियाँ। यहाँ पर याक मिलेगा, भेड़ और पत्थर के घर, लकड़ी के घर, खेती, खजूर और जौ जैसी वहाँ पर उपजाई जाती हैं। और लद्दाख में जौ, आलू, मटर, सेम भी है, सेम बहुत महत्वपूर्ण है, सेम भी आती है। पर्यटन, भैया देखो, पिरामिड, नील नदी, पिरामिड, नील नदी। लद्दाख की बात की जाए, मठ, पर्वत और झीलें, ये पर्यटन का मुख्य हिस्सा है। अब यहां से एक सवाल बनता है, पश्मीना शाल, पश्मीना शाल, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर।
ये बहुत ही गर्म होती है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है जी। और ये एक खास प्रकार की बकरी के बालों से बनाई जाती है। पश्मीना शॉल विश्व प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। लद्दाख का सामाजिक जीवन। भाई सामाजिक जीवन कैसा है लद्दाख का? लोग कैसे हैं? बौद्ध व मुस्लिम समुदाय। अभी हमने पीछे इसके बारे में चर्चा की थी कि धर्म क्या है, लोग क्या है। तो मुख्यतः हम बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग आपको मिलेंगे। प्रमुख उत्सव, त्योहार कह सकते हो। त्योहार क्या है? हेमित उत्सव बौद्धों का, लोसार, ये प्रमुख उत्सव है। प्रमुख भवन, लो जी प्रमुख भवन क्या है यहाँ के लद्दाख के? ठीक से मठ, हेमिस मठ, जो बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध प्रमुख मार्ग, श्रीनगर लेह मार्ग, मनाली लेह मार्ग, ये राजमार्ग है। प्रमुख मार्ग। पर्यटन की बात करें हम, पेंगोंग झील, खारदुंग ला दर्रा, ये झील है और ये दर्रा है। ये पर्यटन का प्रमुख स्थल है या साधन कह सकते हो आप। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, ठीक है जी। ये लद्दाख का सामाजिक जीवन है। दो धर्म है वहां प्रमुखतः, मुस्लिम और बौद्ध। उत्सव, भवन। चलिए अब यहां पे खनिज व उनका उपयोग देखते हैं। सहारा रेगिस्तान में क्या है? पेट्रोलियम की उत्पत्ति, मतलब वो स्रोत है। वो प्राकृतिक गैस के हैं जी। पेट्रोलियम मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है भाई। प्रकृति का उपहार है भाई, सहारा को मिल रहा है। अब लद्दाख में देखते हैं। तांबा, यूरेनियम, बेस कीमती पत्थर। तांबा भी है, यूरेनियम भी, बेस कीमती पत्थर। भाई भारत वाले हैं। चलिए बहुत ही कीमती धातुएं, दोनों का उपयोग, इन दोनों का उपयोग जो है कहां होता है? ऊर्जा व उद्योगों में जी। ऊर्जा और उद्योग में इन दोनों, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, यूरेनियम, कीमती पत्थर का। अब कीमती पत्थर आ गया, जैसे कोई मकान बना रहा, भवन बना रहा, या कोई विशेष इमारत निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी इसका उपयोग होगा। तो ऊर्जा में, उद्योगों में और निर्माण में कह सकते हो। और निर्माण में, पर्यावरणीय चुनौतियां, इनको चुनौतियां, परेशानियां क्या है, समस्याएं क्या है, यहां पर आवश्यकताएं क्या है? सोचिए। हम आप तो गांवों में, अच्छे शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आरामदायक जीवन है। लेकिन जो लोग यहां रह रहे हैं, जरा इनके बारे में सोचिए। इनकी चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या, परेशानी क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोगों की बात की जाए, स्थितियों की बात करी जाए, मरुस्थलीकरण, मतलब पूरा बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। जल की कमी, सोचिए कैसा जीवन होगा वहां के लोगों का। जरा कल्पना करके सोचिए। लद्दाख, ग्लेशियर हैं जो पिघलते हैं, कम ऑक्सीजन की कमी है, ग्लेशियर पिघलते हैं, ये भी एक समस्या है। कब कौन सा ग्लेशियर कितनी स्पीड से, तीव्र गति से जो है पिघल जाए, बह जाए। और कम ऑक्सीजन,
क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है। इसकी जो है 3 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई लगभग है। तो वहाँ पर जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। यदि आप ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। समाधान क्या है? यदि हमें अपनी चुनौतियों से निपटना है तो हमें समाधान, उपाय, किस प्रकार से हम अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उस पर विचरण करना होगा, ध्यान देना होगा, कार्य करना होगा। कैसे? वर्षा जल का संचय, ये प्रकृति द्वारा प्रकृति हमें उपहार में देती है। प्रकृति द्वारा, प्रकृति से मिलता है। इसको संचयन करो, पानी की टंकियां बनाओ, वहां पर संचित कर लो। आवश्यकता पड़ने पर अपने दैनिक कार्यों में पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हो। पर्यटन नियंत्रण, जो यहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं वो नियंत्रित तरीके से जाएं, नियंत्रित मात्रा में जाएं। वहां पर कैसे रहना है, वहां पर कैसे हम रह सकते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी जुटा कर जाएं। स्वच्छ तरीके से जाएं, स्वस्थ तरीके से जाएं, स्वस्थ रहें, न पर्यावरण को बिगाड़ें, न उस स्थान को बिगाड़ें, न खुद की सेहत को बिगाड़ें। इसलिए वर्षा जल का संचय करें। जो यहाँ पे जल की कमी है ये दूर हो सकती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो कम उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, या जिनको सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे व्यक्ति यहाँ जाने से बचें। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, लेकिन आपसे लास्ट में एक सवाल है, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? प्लीज हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। बिल्कुल, हमारे चैनल से आप यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी आदि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो एनसीईआरटी आधारित होगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।